पाकिस्तान की सेना की चलती है, उनकी सरकार तो ऐसे ही कठपुतली सरकार है। कभी कभी ये कहा जाता है कि वो 4 दिन भी युद्ध नहीं कर सकते हमसे। लठ तो कोई भी खरीद लेता है, लेकिन कितना अच्छे से आप लठ चला पाते हैं ये बड़ी बात है। उस पर फैसला होता है। लगता है कि भारत पाकिस्तान की भी ऐसी स्थिति हो सकती है। जब तक खिंच जाएगा और उसी उम्मीद से कभी बाहर से कोई मिल जाए मददगार, तो उतना वो खींचने की कोशिश करें। खुद के अपने लिमिटेशंस हैं, खुद के अपनी चुनौतियां हैं। नमस्कार, विश्व बिग टाइम्स में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान शांति का प्रतीक है। उसने दुनिया के कोने कोने में शांति की मशाल जलाई, किंतु शांति के कुछ ऐसे दुश्मन देश हैं जो न चैन से रहते हैं और न किसी को चैन से रहने देते हैं। और उसी में हमारा एक पड़ोसी है पाकिस्तान, जो सुधरने का नाम ही नहीं लेता। जानता है, मुंह की खाता है, लेकिन पता नहीं कौन सा ऐसा विशिष्ट गुण उसमें है जो अपनी हरकत से बाज नहीं आता है। आतंकवाद को संरक्षण देने वाला पाकिस्तान अपनी कायरतापूर्ण हरकत में सामने आ गया। निश्चित रूप से ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा हमने बदला लिया, पलटवार किया, किंतु उसके बाद पाकिस्तान, जिसे हम कहते हैं कि 4 दिन भी युद्ध नहीं कर सकता है, लगातार गोलाबारी कर रहा है। रात को भी उसने किया और हमारी सेनाओं ने, हमारे वायु सेना के जवानों ने जबरदस्त मुंह तोड़ जवाब दिया। खिसिया गया, उसके विमानों को हमने गिरा दिया। लेकिन गजब का है पाकिस्तान, जो चुपचाप रहना ही नहीं चाहता है। आज इसी पर चर्चा करें और इस चर्चा में मेरे साथ हैं जाने माने रिटायर्ड ब्रिगेडियर ए.के. शर्मा जी। शर्मा जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ शर्मा जी एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने न केवल युद्ध कौशल, पराक्रम, साहस, कर्तव्य परायणता, वीरता का समय समय पर परिचय दिया है। मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। शर्मा जी, ये जो कल रात से हालात बन गए हमारी सीमा पर जी, सबसे पहले भी ये रिएक्शन आपसे जानना चाहते हैं, ये क्या है, कैसे क्या होगा? जैसा आपने खुद ही कहा कि ये ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा है। ऑपरेशन सिंदूर बेसिकली डिजाइन किया गया था आतंकवादियों के अड्डे और आतंकवादियों की जो लीडरशिप है उसको पूरी तरह से नष्ट करने के लिए। और साथ में ये हिंट भी दिया गया था पाकिस्तान की सेना को, क्योंकि पाकिस्तान की सेना की चलती है, उनकी सरकार तो ऐसे ही कठपुतली सरकार है। लिहाजा मैंने इस्तेमाल किया कि उनकी सेना को। और इसीलिए जो हमारा शुरुआत में जो किया गया था उसमें नॉन स्केलेटरी और बड़ा सेलेक्टिव प्रिसिशन वाला ऑपरेशन था, जिसमें ना तो उनके किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टच किया गया था, ना आम पब्लिक को नुकसान पहुंचाया गया था। केवल और केवल आतंकवाद से जुड़े हुए उनके हेडक्वार्टर्स, ट्रेनिंग कैंप और उनके लीडरशिप के को ही टारगेट किया गया था। लेकिन जैसा कि पहले से उम्मीद थी कि पाकिस्तान सेना बाज नहीं आएगी, वो अपने आप को अपने देश में अपनी सार्थकता दिखाने के लिए, अपनी रिलेवेंस दिखाने के लिए वो जरूर हमला करेगी, और वैसा ही उन्होंने किया। क्योंकि हमको पहले से अंदाजा था और हमारी तैयारी थी, इसलिए हम लोग बड़े अच्छे से उनको, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने और रक्षा मंत्री जी ने बोला था कि हमारी सेनाएं तैयार हैं और मुंह तोड़ जवाब देंगी, तो मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। नतीजा आपके सामने है। उनके 4 जो लेटेस्ट हवाई जहाज हैं, लड़ाकू विमान हैं, वो गिरा दिए गए। 50 से ज्यादा उनकी मिसाइल्स गिरा दी गई और 100 से ज्यादा उनके ड्रोन्स गिरा दिए गए। ज्यादातर को हमारी अपनी सेना में आने ही नहीं दिया गया। और अभी लेटेस्ट जो खबर है आज सुबह की वो ये है कि इनमें से 2 उनके जो फाइटर पायलट हैं, जब वो इजेक्ट करके गिरे
तो वो भी इंडियन टेरिटरी में गिरे और उनको अपने हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन अब आपको क्या लगता है जिस तरीके से पाकिस्तान की मार हुई है बीती रात में, जी, क्या आपको लगता है कि अब कुछ डिफेंसिव मूड में आएगा? जैसा कहते हैं कि आदमी का चरित्र अगर जानना हो तो उसका इतिहास झांक करके देखना चाहिए। 1948 से लगा करके अभी तक के जितने भी उसके साथ में हमारे युद्ध हुए हैं या झड़पें हुई हैं, उनमें सब में एक चीज बड़ी साफ आती रही है कि वो पिटने के बाद भी ये मानने को तैयार नहीं होता है कि वो जीत नहीं सकता है, काबिल नहीं है, और अपनी पब्लिक की नजर में अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए, क्योंकि उसी बलबूते से वो राज कर रहा है, शासन कर रही है वहां की सेना, वो हमेशा से बार बार हमला करने की कोशिश करते हैं जब तक कि वो बिल्कुल ही आर्थिक रूप से पस्त नहीं हो जाएंगे और उनको कोई बाहर का सहारा नहीं मिलेगा और कोई बाहर से ही मीडिएट करने को तैयार होगा। मेरा अपना मानना है कि तब तक वो शांत नहीं होंगे, वो पिटते रहेंगे। तो ये कब तक इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होगी? कभी कभी ये कहा जाता है कि वो 4 दिन भी युद्ध नहीं कर सकते हमसे। देखिए, जो लोग विशेषज्ञ बोलते हैं कि 4 दिन या 6 दिन, जी, उन लोगों की एनालिसिस बड़े ठोस आंकड़ों के ऊपर आधारित होती है जी। लेकिन हमको ये चीज नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसका जन्म धर्म के आधार पर हुआ था और उसके बहुत सारे ऐसे मित्र या हितैषी लोग हैं जो धार्मिक कारणों से उन्हें सपोर्ट करते रहे हैं, जिसके बारे में पहले से आकलन लगाना संभव उतना एक्यूरेट नहीं है और कब कौन सा हितैषी देश उनको किस तरह की मदद मुहैया कराना शुरू कर देगा ये कहना भी कठिन होता है। तो अगर मान लिया इनको कोई बाहर से सपोर्ट नहीं मिलता है, जिसकी उम्मीद कम लग रही है, सपोर्ट मिलेगा ही, तब तो जैसा कि हमारे विशेषज्ञ लोगों का मानना है कि वो 4 से 6 दिन या 8 दिन से ज्यादा नहीं चल पाएंगे। लेकिन अगर सपोर्ट मिलने लगेगा तो उदाहरण आपके सामने है रूस और यूक्रेन के युद्ध का। यूक्रेन के बारे में भी यही सोचा गया था 13 दिन में कि वो ज्यादा दिन नहीं चलेंगे और ताजे ही वो यूएसएसआर से अलग हुए थे, लिहाजा उनके बारे में विस्तृत जानकारी भी थी। लेकिन जैसे ही उनको एक्सटर्नल सपोर्ट मिलने लगा वो युद्ध अभी भी चल ही रहा है। क्या लगता है कि भारत पाकिस्तान की भी ऐसी स्थिति हो सकती है? संभावना पहले के मुकाबले में कुछ कम हुई है क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों ने अभी तक सपोर्ट नहीं दिया है। अभी तक केवल तुर्की ने समर्थन दिया है, अजरबैजान ने दिया है, चाइना के साथ में उनकी अपनी ट्रीटी है, अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन चाइना के पास में अपने खुद के अपने लिमिटेशंस हैं, खुद के अपनी चुनौतियां हैं, तो वो सपोर्ट करेंगे लेकिन उनके अंदर में जो दायरा है उसी के अंदर रहते हुए करेंगे। ठीक बात। और चाइना का भी अपना बहुत बड़ा सीमाएं हैं, उनका भी अपनी आर्थिक स्थितियां हैं, तो वो समय ही बता पाएगा आगे आने वाला। लेकिन जितना पहले देखा गया था कि तुरंत सपोर्ट आ जाता था, काइंड में भी, कैश में भी, इस समय लगता है कि कुछ उसकी संभावना कम है क्योंकि लोग, पूरा विश्व जो है आतंकवाद से परेशान है और भारत की तरफ से केवल और केवल ये आतंकवाद के खिलाफ छेड़ा गया युद्ध है। अतः ऐसा उम्मीद लगाई जानी चाहिए कि बहुत ज्यादा सपोर्ट इनको नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात हम आपसे, क्या जो वर्तमान हालात पैदा हो गए हैं ये क्या युद्ध के हालात हैं या युद्ध शुरू हो गया है या अभी इसी तरीके के हम पहले वार करें फिर वो हमारे पर वार करें फिर हम उनको ये स्थिति बनी जाएगी? क्या इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, युद्ध के बारे में मैं एक आम आदमी की तरह से अगर बताऊं तो युद्ध की 2 अवधारणाएं या परिभाषा आप कह सकते हैं। एक तो युद्ध जो एक आम आदमी समझता है, जैसा बहुत सारे चैनल्स में अभी भी कहा जा रहा है कि साहब युद्ध शुरू हो गया। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। और
तो एक आम आदमी वाली बात है कि यहाँ साहब दोनों तरफ से हथियार का इस्तेमाल हो रहा है, तो साहब युद्ध छिड़ गया। लेकिन जो लीगल टर्मिनोलॉजी है वॉर की, या जो मिलिट्री साइंस के हिसाब से युद्ध होता है, युद्ध डिक्लेयर किया जाता है। डिक्लेयर किया, उसमें सरकार की, संसद की और जो राष्ट्रपति होते हैं उन सब का अनुमोदन और उनकी अनुमति की आवश्यकता होती है, और प्रॉपर तरीके से उसे गजेटेड नोटिफिकेशन दिया जाता है। उस तरह से युद्ध का ऐलान किया जाता है, युद्ध की घोषणा की जाती है। पाकिस्तान के केस में ये है कि उनके यहाँ फौज की चलती है, तो वो फौज का भी कोई भी उनका सेनापति, उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद से या अपने राष्ट्रपति के मुंह से किसी से भी कहलवा सकते हैं। तो उस तरह से देखा जाए तो अभी युद्ध नहीं शुरू हुआ है, लेकिन जैसा भारत की सरकार ने और भारतीय सरकारी प्रवक्ता ने बोला है कि अब युद्ध जैसे हालत है। तो क्या आपको लगता है कि सरकार को क्या करना चाहिए? माने युद्ध से हालात हैं, क्या युद्ध कर देना चाहिए या वेट एंड वॉच होना चाहिए? क्या करना क्या चाहिए? हालांकि बड़ी संतुलित ढंग से हम लोग अपने प्रहार कर रहे हैं, बहुत ही उकसावे वाले नहीं हैं हम लोग, जो है रियासी क्षेत्रों को जिताएं। हालांकि पाकिस्तान में रियासी क्षेत्रों को बना, ऐसे हालत में सरकार को करना क्या चाहिए? देखिए, सरकार को जो करना चाहिए सरकार वही कर रही है। और आप अगर एक सिरे से अगर इसका एनालिसिस करें तो आप पाएंगे कि जो वर्तमान सरकार है आदरणीय मोदी जी के प्रधानमंत्री काल में, ये काफी अच्छे तरह से संगठित है। इनमें सारे सिस्टम्स और सब सिस्टम्स जो हैं गवर्नेंस के सारे अपनी जगह पर मौजूद हैं, और सबको पूरी तरह से काम करने देने की छूट है, पहली बात। दूसरी बात, जो भी निर्णय आप देख रहे हैं, इतने सारे मंत्रणाएं हो रही हैं, मंत्रणाओं में सारे आवश्यक लोग जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट शामिल हैं, सबको शामिल किया जा रहा है। युद्ध में एक सामरिक एस्पेक्ट देखने होते हैं, राजनीतिक एस्पेक्ट देखने होते हैं, और जो आम आदमी शुरू में नजरअंदाज कर देता है वो एक बड़ा उसका पहलू होता है आर्थिक। तो यहाँ तीनों मंत्रालयों के मंत्रणाएं की गई हैं और सबको साथ लेकर के काम किया जा रहा है। और सबसे बड़ा युद्ध के लिए आवश्यकता होती है कि आप अपने पूरे देश का समर्थन हासिल करें। तो वो वर्तमान सरकार ने इतने अच्छे से किया है कि लगभग सभी छोटी बड़ी पार्टियों ने और उनके नेताओं ने सरकार को समर्थन देने की खुल के घोषणा की है, और सेनाओं के मनोबल को बनाए रखने के लिए उन्होंने गर्व जाहिर किया है। जो सिंदूर की शुरुआत का जो आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, और ये सब करने के बाद फिर निर्णय लिए गए हैं। तो जहां तक सरकार को करना चाहिए वो करने की सरकार को पूरी फ्रीडम है, और उसी का नतीजा है कि अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी जो मानी रखता है वो उनको मिल रहा है। अमेरिका ने बोल दिया कि भाई हम इसमें नहीं पड़ेंगे, और रूस ने तो सबसे पहले कह दिया कि भाई हम आतंकवाद की लड़ाई, आतंकवाद के खिलाफ की जो लड़ाई है उसमें भारत के साथ है। रूस खुद भुगत चुका है आतंकवाद को। आज सुबह नेपाल ने भी अपना समर्थन दिया है, और कमोवेश और भी उससे पहले इजराइल, जो सबसे ज्यादा लंबे समय से शिकार हुआ है आतंकवाद का, उन्होंने भी अपना समर्थन दिया है। इंग्लैंड के भूतपूर्व जो प्रधानमंत्री जी थे उन्होंने भी समर्थन दिया है। और अगर क्लोजली देखें तो चाइना की भी जो भाषा और जो उन्होंने इशारे किए हैं आतंकवाद के खिलाफ, उससे समझ में आता है समझदार लोगों के लिए कि वो भी आतंकवाद के साथ में नहीं रहना चाहता है। जहां कहीं भी उनको कूटनीतिक कारणों से
यूएन में या कहीं वोट नहीं देना हो चाहते हैं या वीटो पावर इस्तेमाल करते हैं, वो उनके अपने कूटनीतिक मजबूरियां हैं, लेकिन जो वास्तविकता है वो भी आतंकवाद के समर्थन में नहीं है। क्या भारत सरकार को टीआरएस बैन करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाना चाहिए, यूएन में जाकर के बात अपनी रखनी चाहिए, और जो भी लोग समर्थन दे रहे हैं हमारे, चाहे रसा हो या दूसरे हो, वो सब मिल करके एक प्रस्ताव पास करें, ऐसा कुछ करना चाहिए? देखिए, जब से ये मोदी जी की सरकार आई है और इसमें विशेष तौर पे जब से वर्तमान में जो विदेश मंत्री जी हैं, जब से इनको शामिल किया गया है और उनका पूरा वो क्योंकि कैरियर डिप्लोमेट रहे हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि जो इन दोनों का तालमेल है, प्रधानमंत्री जी का और विदेश मंत्री जी का, या पीएमओ का और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, उसमें बहुत ही अच्छा दर्जे का तालमेल है जी। और उसी का नतीजा है कि आपको इस लेवल का अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है। ये एक बात और भी है कि जैसे कि जो हालात पैदा हो गए हैं तनावपूर्ण, तो अब एक आक्रोश भी है, दहशत भी है। सायरन बज रहे हैं, चाहे पंजाब में हो, आज पंजाब में भी हालात बड़े वैसे रहे, मंत्री हर जगह जा रहे हैं, चाहे फिर वो राजस्थान का जैसलमेर हो, चाहे अपने जम्मू कश्मीर का हो, ये सारे हालात ऐसे बन रहे हैं। और कभी लगता है कि फिर बम्बार्डिंग होने वाली है, भारत करने जा रहा। आपको क्या लगता है, क्या संभावनाएं अब क्या है? देखिए, एक तो मैं ये कहना चाहूंगा, आपने दो शब्द इस्तेमाल किए, दहशत और आक्रोश। तो जितना मैंने महसूस किया है, देखा है, आपके अलग अलग चैनल्स में जो लोगों के इंटरव्यू लिए गए हैं, आम पब्लिक से बात करी गई है, और जो आम पब्लिक के व्यूज आते हैं अलग अलग जगह पे, आक्रोश सभी में है, और इसीलिए आक्रोश का बनता भी है जब इस तरह का हो जाए, निहत्थे और नए शादीशुदा, बिल्कुल, और जो पूरे यकीन से गए थे कि अब यहाँ कुछ नहीं है, आतंकवाद नहीं है, उनको आप इस तरह से कत्ल कर रहे हो, तो आक्रोश लाजमी था, लाजमी है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पूरा देश इस तरह से देख रहा था। बिल्कुल। तो आक्रोश अपनी जगह बिल्कुल सही है और होना चाहिए। ऐसा हर आदमी, जो ये तो बहुत पहले से हमारे इतिहास में और हमारी हर वीर रस की कविता में कहा गया है कि भाई वो आदमी आदमी नहीं है जिसका खून न खौलता हो अपने देश की बेइज्जती देख करके, अपने धर्म की बेइज्जती देख करके, अपने माँ बहनों की बेइज्जती देख करके। और इसीलिए आप देखिए जिस तरह से सोशल मीडिया में लोगों ने अपने डीपी में ऑपरेशन सिंदूर का जो सिग्निया है वो लगाया है, वो कन्वे करता है कि एक आम आदमी की क्या फीलिंग है। और जब इतना बढ़ चढ़ के वो अपने आप को जुड़ा महसूस करता है ऑपरेशन सिंदूर से, और ऑपरेशन सिंदूर को एग्जीक्यूट करने वालों के साथ, उसको प्लान करने वालों के साथ, ये इस बात का सबूत है कि लोगों में दहशत नहीं है। लोगों में दहशत नहीं है, और जो थोड़ी बहुत दहशत थी भी वो अब निकल गई जब उन्होंने एक्चुअल ऑपरेशंस की फोटो देखी। जो पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, या जो बागलकोट में जो एयर स्ट्राइक करी गई थी पिछले बार, तो बहुत सारे सेल्फ सेंटर्ड लोगों ने और निहित स्वार्थों के लिए उन्होंने सेना की मनोबल की एक तरह से बेइज्जती की, और उन्होंने कहा कि साहब इसका कोई सबूत तो है नहीं कि कौन मरा या क्या नहीं मरा। इस बार उन लोगों के मुंह पर बंद करने के लिए पाकिस्तान ने खुद सबूत दिए हैं। अब भाई उन आतंकवादियों का जो जनाजा निकल रहा है उसमें उनकी फौज खड़ी है, और उसमें जो नेशनल फ्लैग से उनके पाकिस्तानी फ्लैग में लपेटा हुआ है, जो उसमें उन्होंने अपने कार्ड लगाए हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तरफ से, वो श्रद्धांजलि का फूलमाला लगी हुई है, राष्ट्रपति की तरफ से लगी हुई है, और वहां के लोग बता रहे हैं कि साहब क्या टूटा फूटा है। तो उससे और ज्यादा क्लियर हो गया है। मैं आपको
सिंहपुर गांव जो आपके नजदीक में है, वहां का आपको बताता हूं। बड़ी एक छोटी सी दुकान है जहां से मैं भी जाता हूं। वहां दुकानदार ने मेरे से कहा पूछने वाले अंदाज में कि साहब पाकिस्तान के पास में बहुत सारे परमाणु बम हैं। तो उनके साथ में एक में खड़ा था मजदूर, जो ये राजमिस्त्री होता है, वो अपने कपड़े लेने आया था और काम से लौट रहा था। उसने जवाब दिया कि उससे ज्यादा तगड़े मेरे पास है, हमारे पास है। और जो उसमें सबसे बढ़िया बात कही, जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, उन्होंने कहा था लठ तो कोई भी खरीद लेता है, लेकिन कितना अच्छे से आप लठ चला पाते हैं, ये बड़ी बात है। उस पर फैसला होता है। जी। तो क्या लगता है, क्या संभावना है? संभावना यही है कि अगर इसके अपने समझ, वो इंतजार कर रहा है कि कोई आदमी, कोई देश आगे आकर के मीडिएट करे ताकि उनकी इज्जत बचे वो। तो उतना टाइम गेन करने के लिए जितना उनके पास में काम चलाऊ या उस समय तक का जो युद्ध सामग्री है उसका वो इस्तेमाल करेंगे। अपने चरित्र में उनके कोई बदलाव नहीं आएगा। और जब तक खिंच जाएगा और उसी उम्मीद से कभी बाहर से कोई मिल जाए मददगार, तो उतना वो खींचने की कोशिश करेंगे। ये निश्चित है। और उससे ज्यादा साफ हमारे देश की जो नीति है, राजनीति, सामरिक नीति, रणनीति, वो बड़ी साफ है कि अगर आप एक कदम दुस्साहस कर लोगे तो हम 10 कदम अंदर आके आपकी ठुकाई करेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो इससे बड़ा साफ जाहिर हो जाता है कि ये सब जो युद्ध जैसी स्थिति है, ये किस दिशा में जा रही है। अब मैं आपसे 3 सवाल और पूछूंगा, मैं टिप्स में जाता हूं। जी। वर्तमान हालात में सरकार को क्या करना चाहिए? मेरे समझ से सरकार जो कर रही है वो सही कर रही है और वो उसी लाइन को आगे बढ़ाना चाहिए। प्रशासन को क्या करना चाहिए? प्रशासन को, सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। जो भी सरकार के तरफ से डायरेक्टिव्स आते हैं उनका जमीन में पालन कराना बहुत आवश्यक है। और जो सबसे बड़ा है वो ये है कि जो मिस इन्फॉर्मेशन होती है और जिसके वजह से अफवाहें फैलती हैं, उसको कारगर तौर से रोकने में प्रशासन, लोकल प्रशासन की बहुत बड़ा रोल होता है और वो उनको यकीन करना चाहिए। और इसमें करने के लिए अपने जो प्रधानमंत्री जी हैं, बाकी मंत्री लोग हैं, उनकी कार्यशैली से सीखना चाहिए कि भाई ऐसे टाइम में आपको फ्रंट से लीड करना चाहिए, सामने आगे नहीं। पब्लिक को दिखना चाहिए। पब्लिक को दिखता है तभी पब्लिक में जोश और भरोसा पैदा होता है। ये जो एक्सरसाइज पंजाब की सरकार ने करी है, मैं उनकी तारीफ करता हूं कि उन्होंने सारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में एक मंत्री डिटेल किया है, नियुक्त किया है कि वो जाकर के वहां जाएं, तो उसमें लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अन्यथा ये धारणा होती है और उस धारणा को गलत तरीके से प्रोपेगेंडा के तौर पे दुश्मन और उनके समर्थक लोग इस्तेमाल करते हैं कि तुम लोगों को पीटा जा रहा है, तुम्हें मरवाए दे रहे हैं, और देखो आलीशान एसी में और सुरक्षित बिल्डिंगों में वहां बैठे हुए हैं। लेकिन अगर मैं एक सवाल और पूछूंगा, भाई तीसरा, नागरिकों को, एक आम नागरिक को क्या करना चाहिए ऐसे हालात में? ऐसे हालात में आम नागरिकों के लिए जो मेरी सलाह है, सबसे पहली सलाह है जो बहुत बहुत जरूरी है, जो बार बार मैं रिपीट करना चाहूंगा, कि अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। जो उनके भरोसे के पुश्तैनी चैनल हैं, संचार माध्यम है, समाचार माध्यम है, उन्हीं की खबरें देखें और शंका लगे तो क्रॉस चेक करें। ठीक बात है। सोशल मीडिया में जो छद्म नामों से चैनल बना के लोग बोलते हैं, उनका अनुकरण ना करें। और अगर ऐसी कोई खबर उनके संज्ञान में आती है तो उसको आगे ना बढ़ाएं। आमतौर पे देखा गया है कि हर ऐसी खबर के पीछे वो कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है कि साहब आप जरूर इसको अगले 100 लोगों में बढ़ाइए, 20 लोगों में बढ़ाइए, अगर आप इस धर्म के नहीं हैं तो आप नहीं बढ़ाएंगे। ये सब नहीं फॉलो करना चाहिए। अगला इसी से जुड़ा हुआ है, जो आजकल के समय में बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। जो भी कोई अनजान लिंक आता है उनके सोशल मीडिया में, उसे नहीं खोलना है, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि वो लिंक आगे कहां जुड़ा हुआ है, किस तरह का नुकसान उन्हें कर सकता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। और हर देशवासी को ये मान के चलना चाहिए कि
जहां तक देश का सवाल है और जब देश के सामने बाहर से कोई संकट आता है तो अपना पराया कुछ नहीं होता है, सब कुछ देश का होता है, चाहे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है चाहे वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, उस सब की देखभाल उसी तरह से करनी चाहिए। और जो एक बहुत बड़ा रोल हर आम आदमी अदा कर सकता है और जिन्हें करना चाहिए वो होता है कि प्रशासन की और शासन की और सेना की आंख कान बंद करके काम करें। दुर्भाग्य है कि हर देश में, हर काल में, हर समय में कुछ एक गद्दार लोग जरूर होते हैं, दुश्मन से मिले रहते हैं निहित स्वार्थ के लिए, और ऐसे लोग ही उनके बिहाफ पे उनके लिए काम करते हैं। तो ऐसे लोगों पे नजर रखें। कोई भी अनजान आदमी आपकी बस्ती में नजर आता है या कोई ऐसा आदमी है जो परिचित है लेकिन ऐसा काम कर रहा है जो पहले कभी नहीं कर रहा था, तो उसकी सूचना तुरंत अपने कॉलोनी में रहने वाले किसी जिम्मेदार आदमी को दें, कॉरपोरेटर होंगे उनको दें। कोई समझ में नहीं आ रहा है तो जो 112 नंबर है पुलिस को इमरजेंसी सर्विस वाला, उसमें डायल करके बताएं कि साहब हमने यहाँ इस तरह की चीज देखी या सुनी है। वो बहुत बड़ा समर्थन सहयोग होगा अपने सेनाओं को, सरकार को और प्रशासन को मजबूत करने के लिए। ब्लैकआउट के टाइम में या जो और चेतावनी वाले चीजें बताई जाती हैं उस समय ये मान के नहीं चलना चाहिए आम आदमी को कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। अगर बोला गया है कि भाई ब्लैकआउट करना है और सायरन अगर बज रहा है तो दिन है या रात है, आप गाड़ी खड़ी करिए, लाइट बुझाइए और जैसा सिखलाया गया है उस तरह से गाड़ी से दूर जमीन में लेट जाइए। वो सब करना चाहिए, ये सोच के नहीं करना चाहिए कि नहीं साहब मेरे पास तो बम पहुंचेगा नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। हम तुम्हें कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं समझता हूँ सबसे जो बड़ा मैसेज है वो यही है कि आप अपना भरोसा भारत की सरकार में, भारत की सेनाओं में और जो आपका अपना लोकल प्रशासन है उसमें बनाए रखिए। अफवाहों को से दूर रहिए, अफवाहों के फैलने में मदद मत करिए, उन्हें रोकिए और अपना पूरा ध्यान रखिए। जिस तरह के सुरक्षा संबंधी आपके अपने निगरानी से संबंधित जो निर्देश प्रशासन के द्वारा दिए जाते हैं उनको आप जरूर फॉलो करिए और इस तरह से आप अपने देश को मजबूत बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। पाकिस्तान भी गजब के चरित्र वाला है। जब तक मार खाता रहेगा, पिटता रहेगा, जब तक उसको कोई आशा होगी। लेकिन वो कितना चतुर है कि वो देख रहा है, सोच रहा है, विचार कर रहा है, हाथ पैर मार रहा है कि कोई मदद करने को आ जाए, कोई मध्यस्थ बन जाए, जिससे हमारा साख, हमारी जो बिगड़ी हुई छवि है, कम से कम वो तो बच जाए। और हम ये कहने के लिए तैयार हैं, देखिए हम लड़ते रहते हैं, जवाब देते रहते हैं। इसलिए अभी हालात अनिश्चय में हैं। कब क्या होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन जो हमारे ब्रिगेडियर साहब ने आपको सजग किया है, मैं खास तौर से आम नागरिकों के लिए कह रहा हूं। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आप सावधानी बरतिए, प्रशासन का साथ दीजिए, अफवाहों से दूर रहिए। अगर आपके मोबाइल पर कोई लिंक ऐसा आता है तो आप उससे बचिए, क्योंकि पाकिस्तान की हरकत में साइबर अटैक भी कर सकता है। मुझे विश्वास है कि आप जागरूक होंगे और जो पूरा देश पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए खड़ा है उसमें आपका भी अहम योगदान होगा। नमस्कार।